ठीक है। सो नाउ हम पाइथन या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वी विल डील विद डेटा इन दैट। हम उसके उसमें डेटा के साथ डील करने वाले हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि जो डेटा है वो कितने टाइप का हो सकता है। तो डेटा कितने टाइप का हो सकता है? डेटा नंबर भी हो सकता है, जिनको नंबर्स कहते हैं हम। डेटा जो है वो डेसिबल में भी हो सकता है, फ्रैक्शंस में भी हो सकता है, और ऐसे डबल कोट्स में लिखी गई चीज और कुछ लिखा हो यहाँ पे टेक्स्ट, उसमें भी हो सकता है। वो क्या है? हमारी स्ट्रिंग। अब जो नंबर है उसको यहाँ पे क्या बोला जाएगा? इंटीजर्स। अब इंटीजर क्या होते हैं? जिनमें नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं और पॉजिटिव भी आ जाते हैं। डेसिमल्स को कहा जाता है फ्लोट, क्योंकि वो अगर कोई नंबर आप लिखते हैं 28.23, तो ये क्या है? इसके फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, तो उनको कहते हैं फ्लोट डेटा। फ्लोट डेटा हो गया, इंटीजर डेटा हो गया, स्ट्रिंग डेटा हो गया जिसमें डबल कोट्स लगाए जाते हैं। और अगर कोई डेटा फ्रैक्शन में होता है, जैसे अपॉन में होएगा 22/7, तो या तो वो एट द एंड बन जाएगा कोई इंटीजर, या तो वो बन जाएगा कोई ना कोई डेसिमल फ्लोट। तो वो दोनों में ही आ गया, फ्लोट और उसमें आ गया फ्रैक्शन। एक और होता है, वो होता है आपका बुलियन। अभी बुलियन क्या होता है? एक होता है ट्रू, एक होता है फॉल्स। ट्रू और फॉल्स, ये दो ही होता है बस। इसमें चलती है कंडीशंस कि अगर सही है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। क्लियर? अब ये इतने तरह का डेटा के साथ हम डील करने वाले हैं पाइथन के अंदर। अब वो डेटा फंक्शन जो प्रिंट है या कोई और फंक्शन है, उनकी ब्रैकेट्स में आ सकता है। तो मैंने कहा कि किसी भी फंक्शन की ब्रैकेट के अंदर अगर कुछ आता है उसको क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट बोलते हैं। पहली बात तो ये आ गई कि इसको आर्गुमेंट बोल रहे हैं। अब दूसरी बात क्या आएगी कि हम उसको ये बोलेंगे कि आर्गुमेंट तो है भैया, पर किस टाइप का आर्गुमेंट है, किस तरह का डेटा है वो। तो फिर क्या बोलेंगे? या तो वो स्ट्रिंग आर्गुमेंट होगा, या वो इंटीजर आर्गुमेंट होगा, या वो फ्लोट आर्गुमेंट होगा, या वो बूलियन आर्गुमेंट होगा। आज यहाँ पे कौन सा आर्गुमेंट है? स्ट्रिंग आर्गुमेंट। क्योंकि डबल कोट्स में जो भी चीज लिखी जाएगी पाइथन के अंदर, उसको स्ट्रिंग बोला जाएगा। डबल कोट्स में जो भी चीज मेंशन की जाएगी पाइथन के अंदर, उसको स्ट्रिंग बोला जाएगा। अब वो स्ट्रिंग अगर 10 ही क्यों ना हो, अगर डबल कोट्स में लिखा गया हो, तो उसको इंटीजर नहीं, उसको स्ट्रिंग ही बोला जाएगा। वो 10 ही क्यों ना हो, उसको वहां पर स्ट्रिंग ही बोला जाएगा। पर अगर डबल कोट्स हटा ली जाए तो वो इंटीजर बन गया। पाइथन के अंदर कोई भी चीज अगर डबल कोट्स में लिखी जाए या सिंगल कोट्स में लिखी जाए, उसको हम स्ट्रिंग ही कहते हैं। नंबर को तो बिना डबल कोट्स में लिखा जा सकता है, वो चलेगा, वो काम करेगा। बट अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखा है हेलो, उसको अगर डबल या सिंगल कोट नहीं लगाए तो वो काम नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर इनको हटा दो तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। दिस इज एन एरर बेसिकली, बिकॉज वी आर फॉलोइंग द ग्रामर। बेसिकली अपनी बात दिमाग में, बात ध्यान में रखना कि हम उसका ग्रामर फॉलो करने वाले हैं। तो अगर हम ग्रामर फॉलो करने वाले हैं तो फिर ग्रामर के रूल्स चलेंगे कि पाइथन लैंग्वेज ने कहा कि अगर ऐसा ही होना चाहिए, फिर वो ऐसा ही होगा कि डबल कोट्स लगाने ही पड़ेंगे। आप छोड़ के देखो तो नहीं चलेगा। क्योंकि अगर लड़के को ही कहा जा रहा है, लड़की को शी कहा जा रहा है, तो वैसे ही बोलना पड़ेगा। उल्टा करके देखो, कोई नहीं मानेगा। गेटिंग? दिस इज बेसिकली व्हाट द ग्रामर और द रूल्स। सो दिस इज व्हाट बेसिकली, ये जो हमारे पास आ रहा है प्रिंट वेलकम, जो लिखा हमने वो वैसा का वैसा एज इट इज आ जाएगा। दूसरी बात, एक और चीज है कि हम प्रिंट फंक्शन के अंदर कोई भी चीज अगर डबल कोट्स में लिखेंगे तो वो जैसी की तैसी प्रिंट हो जाएगी। मतलब एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। हाउ इट मीन्स, अगर मैं यहाँ पे वेलकम की जगह लिखूं 10+20, तो आउटपुट में 30 नहीं आएगा, वो 10+20 ही आ जाएगा। पर हाँ, अगर मैं डबल कोट्स हटा देता हूं, अब वो 30 आएगा। सो प्रिंट फंक्शन जो हमने यहाँ लिखा है,
वो क्या कर रहा है, आउटपुट स्क्रीन पर मैसेज को डिस्प्ले करवा रहा है। जब आपकी आउटपुट आएगी उसमें जो अंदर लिखा गया होगा वो आएगा। तो अब ये कैसे पॉसिबल है कि प्रिंट जो है वो आउटपुट स्क्रीन पे कोई चीज दिखा रहा है, इसके मतलब प्रिंट के पीछे भी कोई ना कोई कोड लिखा गया है, कुछ ना कुछ लिखा। बिना इंस्ट्रक्शंस के नथिंग कैन बी डन, चाहे वो इंसान की बात करो आप या कंप्यूटर की बात करो, कुछ इंस्ट्रक्शंस के बिना कोई काम नहीं हो सकता। आपको लगता होगा मार्कर लिख रहा है, ये लिख रहा है मार्कर, ये आपको इसके जैसे लगेगा कि प्रिंट रखा और ये मैंने लिखा कि अच्छा लिख दे भाई, लिख दिया उसने मार्कर में, पर इसके क्या मतलब है, पीछे कोई काम नहीं हो रहा है, इसके पीछे काम हो रहा है। इस तक इंक कैसे पहुंच रही है, क्या अंदर मैकेनिज्म है, दैट मैटर्स। इन द सेम केस आपका जो ये है प्रिंट, इसके पीछे भी एक मैकेनिज्म है, इसके पीछे भी कुछ कोड लिखा पड़ा है, पर वो कोड हमारे सामने नहीं है। फिर वो किसने लिखा कोड, वो पाइथन को बनाने वाले ने। किसने लिखा, पाइथन को बनाने वाले ने। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। तो प्रिंट के पीछे भी एक कोड लिखा गया है, और जब आप प्रिंट लिखते हैं वो उसमें तो चलता है। वो किसने बनाया, किसने, जिसने पाइथन बनाई है उसने उसके पीछे कोड लिख के रखा है, और बहुत सारा कोड। इसलिए तो वो कह रहे हैं कि वाई वी शुड यूज पाइथन, बिकॉज पाइथन इज व्हाट, हैविंग सो मेनी लाइब्रेरीज, इट इज रिच इन लाइब्रेरीज। इसके पास बैकएंड पे बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं। हमारी जो कम्युनिटी है यहाँ पे जो बैठे हुए हैं वो एंड यूजर की नहीं है। हम कौन है फिर यहाँ पे इस वक्त जो बिहेव कर रहे हैं, वो वी आर द प्रोग्रामर्स। हमारी जो कम्युनिटी है वो प्रोग्रामर्स वाली है, अब एंड यूजर वाली नहीं है। देखो 3 लोग इसमें आते हैं, एक जो लैंग्वेज को बनाता है, दूसरा जो लैंग्वेज को यूज करता है, और तीसरा जिसने लैंग्वेज यूज की, जो यूज करने के बाद इसने कुछ बनाया उसको यूज करता है, वो होता है एंड यूजर। एग्जाम्पल, अगर आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं तो आप एंड यूजर हो। अब बताओ व्हाट्सएप कौन सी लैंग्वेज में बनाया गया है, नहीं पता ना, बस क्योंकि आप उसके एंड यूजर हो। पर आपको ये पता हो सकता है कि व्हाट्सएप किस कंपनी के पास है, किसके पास है, मेटा के पास, उस पर लिखा आता है, ठीक है ना। तो ये तो अलग बात होगी। तो अब जिसने वो व्हाट्सएप बनाया वो थे प्रोग्रामर्स, जरूरी नहीं कि लैंग्वेज भी उसने बनाई थी जिसमें व्हाट्सएप बनाया गया। तो एक हो गया लैंग्वेज को बनाने वाला। अब जो लैंग्वेज को बनाने वाला है उसके जो कस्टमर्स होते हैं वो कौन होंगे, एंड यूजर होगा या प्रोग्रामर होगा। लैंग्वेज को बनाने वाले का जो कस्टमर है वो कौन है, प्रोग्रामर। हम पाइथन के कस्टमर इस वक्त, क्योंकि वी आर कंज्यूमिंग द पाइथन। हम उसको यूज करके फिर आगे कुछ बनाएंगे, प्रोडक्ट, कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे सपोज, वो होगा एंड यूजर, वो हमारे कंज्यूमर होंगे। हम लैंग्वेज के कंज्यूमर हैं, गेटिंग। तो हर लैंग्वेज को बनाने वाला जो है हमें कुछ ना कुछ फायदा देगा प्रोग्रामर को, कि उसको ज़्यादा काम ना करना पड़े सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। ऐसे ही होगा, अगर मुझे कुछ दिक्कत आएगी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो मैं उसको छोड़ करके कोई और अपना लूँगा। ऐसे ही होता है, आपको किसी प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको छोड़ करके कुछ और अपना लेते हो, कुछ और यूज़ कर लेते हो। सो वी आर द प्रोग्रामर्स। अगर हमें कोई दिक्कत आएगी किसी लैंग्वेज में हम उसको छोड़ देंगे। इसलिए वाई वी आर रनिंग आफ्टर पाइथन, वाई वी आर नॉट रनिंग आफ्टर सी नाउ, वाई बिकॉज सी के पास वो लाइब्रेरीज नहीं है, वो उसने वो चीज़ें पीछे से बैक एंड पे प्रोग्रामर्स के लिए बना के नहीं दी। कैसी, डेटा एनालिटिक, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके पास नहीं है, वो पाइथन के पास है। तो हमको क्या करना है, बस वो चीज़ें अपने प्रोग्राम में लगानी है और फिर देखो कमाल। जैसे आप यहाँ पे लिख रहे हो प्रिंट, क्या हो रहा है इससे,
आपने कुछ किया, धक्का दिया इसको, कुछ नहीं ना, ये खुद ही जा करके प्रिंट हो गया। इसका मतलब इसके पीछे कुछ ना कुछ लिखा पड़ा है, और वो किसने लिखा है? जिसने पाइथन बनाई है। हम कौन है? पाइथन के यूजर्स। और हम क्यों लिख रहे हैं कोड ये? ताकि हम एंड यूजर को कोई ना कोई एप्लीकेशन बना के दे सके। क्लियर फंडा? अब आगे चलते हैं। आगे ये है कि अगर हम यहां पर ये प्रिंट लिख रहे हैं, प्रिंट एक मैंने कहा एक फंक्शन है, ठीक है ना। अब अगर मैं यहां पे ऐसा लिखूं प्रिंट, और यहाँ पे लिख लूँ 10 + 83 + 43 + 53 + 69 + 63, ऐसे लिख लिया, बहुत सारे नंबर लिख लिए। अब इसका कोई ना कोई तो रिजल्ट आएगा, मुझे नहीं पता क्या रिजल्ट आने वाला है, और मैं क्यों गिनूं? वो कंप्यूटर अपने आप गिन के दिखा देगा ना क्या रिजल्ट आएगा। सो व्हाट आई वांट, इमेजिन, देखो हम प्लान बना के दे रहे हैं अभी, तो अभी प्लान का मतलब है कि मैं कोड लिख रहा हूँ, पर जब मैं आपको सिखा रहा हूँ तो मैं कोड लिख भी रहा हूँ और चला भी रहा हूँ। पर एक्चुअल में जब आप कोड लिखोगे उस वक्त ये नहीं होगा कि आपका कोड चल भी रहा है, पहले प्लान बनता है, उसके बाद में एग्जीक्यूट होता है। पर मुझे आपको सिखाने के लिए यहाँ पे बोर्ड पर प्रोग्राम लिख भी रहा हूँ और साथ साथ बताऊंगा कि इस लाइन से क्या होने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ये लाइन लिखी गई है, प्रिंट, ये सब कुछ लिखा गया है, सो व्हाट आई वांट कि ये मेरी आउटपुट स्क्रीन है। आउटपुट स्क्रीन मतलब आउटपुट है मेरी प्रोग्राम की, ये जो आउटपुट है बेसिकली, दिस इज द आउटपुट बेसिकली। अब ये आउटपुट में हम क्या चाहते हैं कि भाई इनका जो भी सम होकर के आए वो मेरे पास आ जाए आउटपुट में। लेट्स सपोज, मुझे नहीं पता क्या सम आने वाला है, हमने सपोज कर लिया कि वो 200 आने वाला है। क्या आने वाला है? 200 आने वाला है। वी हैव जस्ट सपोज्ड कि इन सब का सम कितने आने वाला है? 200। अब हम क्या चाहते हैं कि एक प्रोग्राम ऐसा लिखूं कि जिसमें पहली बार आए 200 और नेक्स्ट लाइन पर जो पिछली आउटपुट आए उसमें 10 ऐड होकर के और आ जाए। ठीक है, पहले आए आपकी आउटपुट, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में जो प्रीवियस आउटपुट आई है उसमें 10 ऐड होकर के और आ जाए। तो इसका मतलब ये नहीं कि पहले मैं एक लाइन लिखूंगा फिर प्रोग्राम चला के देखूंगा, फिर दूसरी लिखूंगा फिर चला के देखूंगा, फिर तीसरी लिखूंगा फिर चला के देखूंगा, ऐसा नहीं होता। पूरा प्रोग्राम लिख के ही हम चलाते हैं। कि ऐसा ऐसा होता है कि अगर आप शादी की किसी की प्लान बना रहे हैं तो पहले एक ही बस किया कि बस वो को क्या कहते हैं, टेंट वाले को बोल देना कि जो चेयर्स है वो लगा देना, बाकी कुछ नहीं बोला अभी तक आपने, ये पहली लाइन लिख लिया आपने। तो टेंट वाले ने कहा जी चेयर लगा दी है, तो क्या बोलेंगे? बुला लो मेहमानों को, नहीं ना। टेस्ट कर लेते हैं पहले, मेहमानों को सारों को बुला करके पहले टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे फिर दोबारा बुलाएंगे। ऐसा होता है? नहीं होता। हम क्या करते हैं, पूरा प्लान पहले एक साथ बनता है फिर चलता है। बट जब हमने प्लान की कोई एक लाइन लिखी होगी तो वो भी तो इमेजिन होती है कि उसको करने से ये होगा। ऐसे में यहाँ बात कर रहा हूँ कि जब आप प्रोग्राम लिख रहे हो तो व्हाट आई वांट कि हम चाहते हैं कि मेरा जो एग्जीक्यूशन है, जो रिजल्ट है, वो मैं चाहता हूँ कि ऐसा रिजल्ट आए मेरा, कि एक आउटपुट आए, उसमें जो भी रिजल्ट आए उसमें नेक्स्ट लाइन पर जो प्रीवियस रिजल्ट आया हुआ है उसमें 10 ऐड होकर के और आए। तो एक बार तो मैंने ये लाइन लिख दी है, पर मुझे नहीं पता, जब मैं प्रोग्राम लिख रहा हूं मैंने गिना नहीं है कि कितना है, तो मुझे नहीं पता कि उसकी आउटपुट क्या आने वाली है। और नेक्स्ट लाइन पे मुझे फिर से लिखना है प्रिंट। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? मुझे क्या करना पड़ेगा? सारा कॉपी करना पड़ेगा और पेस्ट करूंगा और +10 यहाँ पे लिखूंगा। इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। ये सारा कॉपी होगा, यहाँ पर पेस्ट होगा, +10 होगा तो आ जाएगा। जब मैं इसको चलाऊंगा तो पहले आएगा 200 और फिर आएगा 210। एग्जाम्पल, अगर 200 आना होगा तो जो भी रिजल्ट आएगा उसमें नेक्स्ट लाइन पे उसमें 10 ऐड होकर के आ जाएगा। पर फिर से वो कह रहा है कि अगर मुझे आगे फिर चाहिए उसका तो फिर मुझे कॉपी पेस्ट करूंगा मैं सारा। तो हो कह रहा है कि मुझे वो सेम ही नंबर बार बार चाहिए, पर वो रिपीट हो रहा है बार बार, और मेरा प्रोग्राम का साइज जो है वो बड़ा होता जा रहा है। कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि क्यों ना हो कि जो ये रिजल्ट आ रहा है पहली लाइन पर, इसका कोई जो सम होकर के आएगा उसको हम प्लान के मुताबिक ऐसा करें कि उसका जो सम होकर के आ रहा है उसको प्रोग्राम में कहीं हम सेव कर लें, स्टोर कर लें, प्रोग्राम में कहीं स्टोर कर लें।
और जब उसकी नीड होगी उसको यूज कर लें। कोई भी चीज जब आप घर पे जाते हैं तो मोस्टली चीजों को आप स्टोर करते हो, देखना कभी भी किसमें, एक कंटेनर में डालते हो, है तो नहीं हो। चॉकलेट्स अगर लेके जाते हैं तो उसको रख देते हैं कहीं, टॉफियों का पैकेट लेके जाएंगे उसको भी कहीं ना कहीं डब्बे में डाल देंगे आप, ताकि, अब डब्बे में डाला क्यों, ताकि आप उसे फर्दर यूज कर सकें। कब यूज करना है, जब नीड आए। यहाँ पे वही है, दूध का पैकेट लेके जाएंगे तो किस में रखते हैं जाकर के, किसी कंटेनर में, क्यों, ताकि जब भी नीड आएगी, मतलब 3 पैकेट ले गए आप तो इकट्ठा करके रखते हैं कि मैं कि नहीं रखते, क्यों, ताकि जब भी नीड आए उसमें से दूध निकाल लिया जाए। यहाँ भी वही है कि ये जो नंबर आ रहे हैं इन सबका सम होकर के जो आए उसको पहले हम एक जगह रख लें। अब एक जगह रख लें मतलब कैसे रख लें, तो ये देखो सारे काम कहाँ होते हैं, सारे काम होते हैं रैम पर। जो भी कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी है वो कौन सी है, रैम है। प्रोग्राम लिखा जा रहा है वो भी रैम पे है, और जब उसकी वर्किंग होगी, जब वो रन करेगा, एग्जीक्यूशन होगी, तब भी वो रैम पे होगा। तो हमें एक मेमोरी स्पेस चाहिए, एक कंटेनर चाहिए। क्यों चाहिए कंटेनर, ताकि हम जो भी इसका सम होकर के आ रहा है उसको एक जगह रख सकें। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक कंटेनर चाहिए। अब ऐसे तो कोई देगा नहीं फ्री में, मांगना ही पड़ेगा कंटेनर। अब असल जिंदगी में आपने अगर कोई लेना हो बर्तन कंटेनर तो दुकान में जाएंगे, पैसे देकर के ले आएंगे। यहां पर रैम को 2 पैसे कि दे दो मुझे कंटेनर एक, दे देंगे ना, तो उसको उससे मांगने का तरीका अलग होगा। आप क्या बोलेंगे, यहां पर मान लो ये आपकी आउटपुट है, ये तो आपके सामने आएगी, बट ये मैं बोल रहा हूँ ये रैम है, ये आपके सामने नहीं है रैम, ये बैकएंड पे चलेगा। तो रैम पे हमें, रैम तो बहुत बड़ी है, उस पे जाके हमें एक छोटा सा स्पेस चाहिए, एक कंटेनर चाहिए हमें, स्पेस मांग लिया रैम से। क्यों चाहिए हमें स्पेस, ताकि हमने वहां पर एक चीज़, एक वैल्यू स्टोर करनी है। पर क्या ज़रूरी है कि वहां पर कल को हमें एक ही चाहिए वो कंटेनर, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो अगर अगर कंटेनर हुआ एक तब तो मान लिया, बट अगर कंटेनर हुआ एक से ज़्यादा तो फिर क्या होगा, किसको बुलाना है किसको नहीं, दिक्कत आएगी। तो क्या होना चाहिए, नामकरण, नेमिंग होनी चाहिए उसकी, ताकि जिसको बुलाना होगा उसको बुला लेंगे। अब नाम कैसा रखना चाहिए, नाम रखना चाहिए, स्टोर करने जा रहे हैं रोल नंबर, तो नाम रख दो जय माता दी, रख सकते हैं, क्या दिक्कत उसमें। घर पे अगर चीनी रखी होगी, 2-3 डब्बे रखे होंगे, एक में नमक डाला होगा, एक में चीनी, और स्टील के डब्बे होंगे, बाहर सबके बाहर एक में लिस्ट लगा दो जय माता दी, एक में लगा दो जय बाबे दी, है ना। अब क्या दिक्कत होगी उसमें, एक में चीनी एक में नमक है, दिक्कत क्या होगी फिर। नाम भी रख दिया आपने उसका, किसने कहा नाम रख दिया आपने मर्जी से, ठीक है ना, कि नाम नहीं पहचान देगा कोई, क्यों, क्योंकि वो मीनिंगफुल नाम नहीं दिया। किसी ने कहा कि नाम रख दो इनका, तो आपने जाके चिपका दिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि नाम चिपकाया तो उसके अंदर चीनी नहीं है, चीनी है, बट वो नाम मीनिंगफुल नहीं है। तो नाम कैसा होना चाहिए, मीनिंगफुल, कि कल को आप प्रोग्राम में एक ऐसा नाम लें उस कंटेनर का, ताकि आप ही को कल को आगे दिक्कत ना आ जाए, प्रोग्रामर को ही, कि क्यों लिया था मैंने ये। आज तो 2 लाइन का प्रोग्राम, कल को दो ही रहेगा, 200 का भी हो सकता है। तो आप ही को दिक्कत ना आ जाएगी, मैं लिया क्यों था यार, ये भूल गए आप किस लिए लिया था। इसलिए नाम मीनिंगफुल होना चाहिए। मैंने यहाँ पे अभी फिलहाल का नाम ले लिया, क्योंकि ये रोल नंबर नहीं है मेरे लिए, एक नंबर है, तो मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में नाम ले लिया NUM। ये कोई भी नाम हो सकता है, इट्स नॉट की नेसेसरी कि आपने NUM ही लेना है, किसी का भी, आपका मेरा किसी का भी नाम हो सकता है। तो लेना क्या चाहिए, मीनिंगफुल नाम ले लिया। अब क्या हुआ, इसको लिखने से क्या हुआ कि रैम पर जाकर के, अभी अब ना हो सकता है किसी और तरीके से बनता हो, बट अभी यहाँ पे ईजी करने के लिए, जैसे मैं सिखाता जा रहा हूँ बस वैसे लेके चलना है। यहाँ पे नम नाम का एक ऐसे करके कंटेनर बन गया। बन गया मतलब कि जब मैं कोड लिख रहा हूं तब बन गया, नहीं नहीं, जब मैं कोड एक्चुअल में पाइथन में टाइप कर रहा हूं ना, तब ये कुछ नहीं बना डब्बा डुब्बा। ये मेरी इमेजिनेशन है कि ऐसा बनेगा कब, जब उसको चलाया जाएगा प्रोग्राम को।
बट अभी सिखाने के लिए मुझे आपको ये लिखना पड़ रहा है लाइन बाय लाइन कि इस लाइन को लिखने से ये होगा। अदरवाइज आप एक पूरा प्रोग्राम पहले लिखेंगे, उसको चलाएंगे, तब ये फिर लाइन बाय लाइन ऐसा होगा। आपके टाइप करने के टाइम पे नहीं होगा कुछ भी। गेटिंग और नॉट? जब प्रोग्राम को टाइप कर रहे हैं उस टाइम पे कुछ नहीं होगा, उस टाइम पे सिर्फ आप लिख रहे हैं। होगा कब? जब उसको एग्जीक्यूट करेंगे, जब जो लिखे गए प्लान को चलाएंगे तभी होगा। अगर आपने प्लान में लिखा कि इतनी चेयर्स लगनी चाहिए, तो लिखते हुए नहीं लग गई, वो कब लगेंगी? जब वो इम्प्लीमेंटेशन में आएगा, उसकी बात कर रहा हूं मैं। पर अभी आपको सिखाने के लिए मुझे बताना पड़ेगा कि इस लाइन को लिखने से ये होगा, इसको लिखने से ये होगा। तो क्या लिखा? नाम इज इक्वल टू। अभी जो इक्वल टू है यहां पर, इसको क्या कहते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या है ये? असाइनमेंट ऑपरेटर। और ये इसी में नहीं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा। इक्वल टू जो है, क्या बोलेंगे इसको? असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका काम क्या है? हमेशा असाइन करना। कहां से कहां? राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट नहीं। ये हमेशा असाइन करेगा राइट टू लेफ्ट। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इट ऑलवेज असाइंस द थिंग्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, नॉट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब जो भी यहां पर इसका रिजल्ट होकर के आएगा, जो भी सम होकर के आएगा, वो कह रहा है कि नम में स्टोर कर दे। नम मतलब यहां नहीं, यहां पे डाल दे। एग्जाम्पल 200 आ गया सपोज। अब जो नम है वहां रैम पे, उसमें कितना पड़ा है? 200 पड़ा है। अब आपको क्या चाहिए? यहां पर प्रीवियस आउटपुट के साथ, पहले तो आपको चाहिए प्रीवियस आउटपुट, मतलब नम लिख लिया आपने। अब नम लिख लिया तो नम के अंदर क्या वैल्यू पड़ी है? 200, वो आ जाएगी। अगर आप नम 1 लिखेंगे तो एरर देगा, बोलेगा इसको तो मैं जानते ही नहीं, कहां से आ गया नंबर? क्योंकि जो नाम लिया फिर वही लो ना। अगर नम को आप डबल कोट्स में डाल देंगे तो क्या होगा? तो नम का नाम ही लिखा जाएगा, क्योंकि जो भी हम डबल कोट्स में प्रिंट में डालते हैं वो एज इट इज आ जाता है, जैसा का तैसा। अब यहाँ पे डबल कोट्स हटा दिए और यहाँ पे नम लिखा, अब क्या दिखाएगा? नम की जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी वो दिखाएगा, और वो क्या है? 200। अब हमने क्या किया? यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पे लिखा प्रिंट, और यहाँ पे लिख लिया नम प्लस 10। अब क्या हुआ? 200 प्लस 10। अगली लाइन पर आपको ज्यादा लिखना नहीं पड़ा। क्या हुआ कि जो भी आपने सम यहाँ पर स्टोर किया था, अब वो एक कंटेनर में स्टोर किया था। अब जब भी आपको ये चाहिए होगा प्रोग्राम के अंदर, आप नम यूज कर लेंगे, नम आपको 200 देगा। इसको ये मत लेके चलना कि यहाँ पर ये 210 हो गया, नम अभी भी स्टिल 200 ही है, नम में 210 नहीं हुआ है, पता है? नम में 200 ही है। अगर आप चाहते हैं कि नम में 210 करना है, तो आपने क्या लिखा यहाँ पे? नम इज इक्वल टू, फिर से नम लिखा प्लस 10। देखो, और ना याद रखना, कोई भी चीज जब तक प्रिंट नहीं होती है, हमने प्रिंट फंक्शन में नहीं डाली होती है, वो प्रिंट नहीं होती, याद रखना। अगर कोई ये मत गलती करना कि सर ये प्रिंट होगा, प्रिंट प्रिंट शब्द मत बोलना बिना प्रिंट फंक्शन के। प्रिंट जब तक नहीं होगा, यहां पर अब ये प्रिंट नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं लिखा नहीं इसके बाद प्रिंट, ये सिर्फ काम हो रहा है कोई ना कोई। अब यहाँ पे क्या लिखा गया? मैंने कहा राइट टू लेफ्ट चलता है, पहले इसको देखेगा। यहाँ पे क्या लिखा है? नम, नम में कितना पड़ा? 200 प्लस 10 कितना हो गया? वो किसको साइन हो गया? तो नम में जो 200 था वो क्या हो गया? 210। इसे कहते हैं ओवरराइट हो गया। ओवरराइट का मतलब है उसके ऊपर 210 आ गया, रिप्लेस नहीं बोलना है। अभी जो हमने टेक्निक पढ़ी पाइथन के अंदर, इसको एक नाम देते हैं, इसको बोलते हैं वेरिएबल। जो नम लिया है हमने, ये क्या है? वेरिएबल। अब ये वेरिएबल क्या है? विच इज एबल टू वेरी, जो बदल सकता है। और बदला आपके सामने देखो, पहले 200 था, अब उसकी वैल्यू 210 होगी। कल को फिर बदलोगे, फिर बदला जाएगा। अभी आगे जब लेके जाएंगे तो नम अभी 200 नहीं देगा, जो बदल के आई वैल्यू वही आगे तक चलती रहेगी। कब तक? जब तक आप उसकी वैल्यू दोबारा ना बदल दें। और बॉक्स तो एक ही रहेगा, दो बॉक्स तो है नहीं वो। दिस इज व्हाट वेरिएबल। पर वेरिएबल को आपने सिर्फ इतना नहीं बोलना है कि मैथ वाला हो गया वेरिएबल की भाई विच इज एबल टू वेरी। नो, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन कुछ और भी है, क्योंकि यू आर लर्निंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो क्या है कि वेरिएबल आपके सामने सामने देखो क्या है। वेरिएबल क्या है? एक नाम है, एक नाम है दिया गया किसको? एक मेमोरी लोकेशन को, मेमोरी लोकेशन को, क्योंकि जैसे वर्ड मेमोरी लोकेशन है, किस लिए दिया गया? ताकि आप वहां पे एक वैल्यू को स्टोर कर सके। सो व्हाट इज अ वेरिएबल? अ नेम गिवन टू, a name given to a memory location which is used to store a value.
ये बात समझ आई? डेफिनेशन नाम से इससे लग रही है ना पता, नेम किसको दिया गया, नेम गिवन टू व्हाट, अब मेमोरी लोकेशन विच इज यूज्ड टू स्टोर अ वैल्यू, एक वैल्यू को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो है। सो नेम गिवन टू द मेमोरी लोकेशन विच इज यूज्ड टू स्टोर अ वैल्यू। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है वेरिएबल की। तो मैं एक लास्ट में एक शब्द बोल रहा हूँ अ वैल्यू, इसके बाद दो वैल्यू नहीं आ सकती इसके अंदर एक साथ। कल को आप अगर ऐसा करोगे नम इज इक्वल टू 10 डालते फिर तो ठीक है, इसमें 10 आ जाएगा, पर अगर नम इज इक्वल टू 10, 20 ये नहीं आएगा। 10 प्लस ये करना ये अलग चीज है, इसकी इसका एट द एंड एक आउटपुट आएगी ना, इसका एक नंबर आएगा वो जाके नम में जा रहा है, पर आप अगर ऐसा लिखेंगे ये नहीं आएगा, 10, 20 नहीं आएगा, क्योंकि जो हमारा वेरिएबल है वो एक टाइम पे एक ही वैल्यू को स्टोर करता है, ये है वेरिएबल। गेटिंग?